तो अब हम चलें आतंकवाद के मूल कारणों पर कि आखिर आतंकवाद होता क्यों है, लोग क्यों हिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं, लोगों के उद्देश्य ऐसे क्या होते हैं कि उन्हें हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ता है और मास किलिंग जैसे कदम उठाने पड़ते हैं, अपहरण जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इनके कारणों की यदि बात करें तो आतंकवाद के मूल कारणों में पहला कारण है शोषण और अन्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आतंकवादियों के इतिहास को यदि पढ़ें या आतंकवादियों की पृष्ठभूमि पर यदि नज़र डालें तो हम पाएंगे अधिकतर आतंकवादी वे लोग थे जो शोषण के दौर से गुजरे, चाहे सरकारी शोषण हो, चाहे धनी लोगों का शोषण हो, चाहे उनके द्वारा शोषण जिनका वर्चस्व उस क्षेत्र में है, या पुलिस के द्वारा उनका शोषण हो, आदि आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति और नवीन संविधान जब लागू होता है, दुर्भाग्य से उसके बाद भी शोषण में कमी नहीं आई है। 1947 के बाद ऐसा माना गया था कि 3, 4, 5, 7 वर्षों में शोषण कम से कम यहाँ नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। बढ़ती जनसंख्या ने बढ़ते शोषण को जन्म दिया। केवल नारे लगते रहे, बस आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में बातें होती रहीं, सरकारें नारों के बल पर चुनाव जीतती रहीं, चुनावी वायदे रहे, लेकिन ये सब खोखले, कोई ठोस काम नहीं हुआ। और देखा गया कि समाज के निम्न तबके के लोगों का शोषण बढ़ता गया, अन्याय उन पर दिनों दिन बढ़ता गया। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस काल में चंबल की घाटियों में जो डकैत की संख्या इतनी बड़ी हुई, उसके पीछे कारण उन लोगों का, उन डकैतों का शोषण था। डकैत बनने के पूर्व के काल में, अपने युवा काल में या अपने बचपन के काल में उन्होंने शोषण को देखा था, अन्याय को झेला था, और इसलिए वे लोग डाकू के रूप में आतंकी बने। और ये लोग देखिए, ये जो डाकू थे, ये सामान्य जन को नहीं लूटते थे, शासन के खिलाफ, मालगुजार वर्ग के खिलाफ, धनाढ्य वर्ग के खिलाफ, जिन्होंने इनका शोषण किया था, उन्हीं के खिलाफ इनके हथियार उठते थे। निष्कर्ष ये, शोषण और अन्याय की बढ़ती प्रवृत्ति ने आतंकवाद को बढ़ाया है। शोषित वर्ग की तरफ शासन का ध्यान तभी जाता है जब वे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। डकैत जो थे, डाकू लोग जो थे चंबल के, इनके द्वारा गोलीबारी किया जाना एक तरीके से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का उदाहरण था। और ये सब क्यों करते थे? शासन का ध्यान खींचने के लिए, अपनी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे शासन का ध्यान खींचने के लिए ये हिंसात्मक तरीका क्यों अपनाया जाता है, गोलीबारी क्यों की जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि हमारे साथ जो इतने वर्षों से शोषण हो रहा है, सरकार या शासन या सत्ता द्वारा इस शोषण को समाप्त करने का, कम करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहा। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका हिंसा, और इसलिए ये लोग डकैत बने, शोषित वर्ग की तरफ ध्यान खींचने के लिए हिंसा के मार्ग पर आए। जो स्थिति डाकुओं की थी, कमोबेश बहुत से आतंकवादी की स्थिति इन डाकुओं जैसी ही थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी आतंकवादी शोषण से ग्रसित होकर आतंकवाद में आए, नहीं। बहुत से ऐसे आतंकवादी मिलेंगे जो
जिनकी पृष्ठभूमि कुछ और रही है, बड़े संपन्न भी रहे हों, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो दूसरा कारण जो है आतंकवाद के पीछे, मूल कारण, दूसरे कारण है शासक वर्ग की कथनी और करनी में भेद। भारत में गत 60-70 वर्षों से भ्रष्टाचार को हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार को झेल रहे हैं, और तो और भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, भीषणतम हो चुका है, और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी बैठ चुकी हैं। जब ये शासक वर्ग सत्ता में आता है, चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो या प्रशासनिक सत्ता हो, तो इसके कथनी कुछ और रहती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद करनी कुछ और होती है। ये जो अंतर है, ये जनता के एक वर्ग को बहुत निराश कर देता है, नाराज कर देता है, उत्तेजित कर देता है और विवश करता है कि वह कुछ ऐसा मार्ग अख्तियार करे जिसे हम आतंकवाद की श्रेणी में जोड़ते हैं। इसके बावजूद राजनेता, अधिकारी, उद्योगपति, उनकी जो शान और शौकत है, हम देख रहे हैं बढ़ते जा रही है। दिनों दिन वे अमीर होते जा रहे हैं और दिखावा भी बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उनके आसपास के रहने वाले समाज के वे लोग जिन्होंने इस धनाढ्य वर्ग के लोगों को बढ़ते देखा है, वे शोषित लोग, वे निर्धन लोग, वे नवयुवक बहुत आक्रोशित हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं और अंततः हथियार उठा लेते हैं। तो आतंकवाद का दूसरा मूलभूत कारण शासक वर्ग की कथनी और करनी में भेद से नाराजगी। आतंकवाद के बढ़ने का तीसरा कारण, आतंकवाद के पनपने का तीसरा कारण कानून और न्याय व्यवस्था में कमी। कानून से न्याय की अपेक्षा है, न्यायपालिका से न्याय की अपेक्षा है, और सही न्याय वो है जो त्वरित हो। दुर्भाग्य से त्वरित न्याय कोसों दूर है उसकी कल्पना। प्रशासन की जो विभिन्न इकाइयां होती हैं, जिसमें पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर पुलिस, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं। एक बल की नज़र में एक व्यक्ति अपराधी, दूसरे बल की नज़र में वही व्यक्ति अपराधी नहीं। ऐसी स्थिति में बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाती है। इन बलों में किसी तरह का सहयोग नहीं या सहयोग की कमी। उसके अलावा शासन का आतंकवाद के नाम पर कोई नीति नहीं है। आतंकियों को तत्काल दंडित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे हम फास्ट ट्रैक कोड भी कह सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये विलंब, न्याय के मामले में विलंब, कानून के मामले में विलंब भी आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद का एक कारण है। आतंकवाद का चौथा कारण भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बेरोजगारी। एक अनुमान के अनुसार भारत में शिक्षित, अशिक्षित, पूर्ण बेरोजगार बनाम अर्ध बेरोजगार, इनकी यदि हम संख्या मिलाएं तो 15 करोड़ के आसपास है। शिक्षित, अशिक्षित, पूर्ण बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, 15 करोड़ युवा जिनके पास नौकरी नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है। 15 करोड़ लोग क्या करेंगे? बेरोजगारी की ये स्थिति जो है वो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा आधार तैयार करती है, और इसलिए एक अच्छी सरकार का दायित्व रहता है कि वह सुनिश्चित करे कि बेरोजगारी ना हो।
बेरोजगार व्यक्ति भूखे पेट रहता है। ए हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, आपने सुना होगा ये मुहावरा। जिसका पेट खाली वो हमेशा क्रोध में रहता है, और क्रोध अर्थात आतंकी। उसका जो क्रोध है वो आतंकवाद के रूप में निकलता है, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर निकलता है। उसे इसकी कतई चिंता नहीं रहती उसके परिणामों की, कि आतंकी गतिविधि में शामिल होने के क्या परिणाम होंगे। उसे तो चिंता इस बात की है कि जीवन यापन कैसे चलाए। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या। पांचवी समस्या है, पांचवा कारण है अवैध शस्त्र निर्माण। आतंकवादी गतिविधियों के लिए हिंसा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, और हिंसा के लिए शस्त्रों की जरूरत आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है शस्त्रों की सरल उपलब्धता। अत्यधिक भयानक, अत्यधिक आधुनिकतम शस्त्र अब अवैध रूप से पा लेना सरल है, बहुत सरल है। पूर्व में लाइसेंस का जो सिस्टम था वो बहुत तगड़ा था, बहुत कड़ा था। अब तो हथियार बनाना बड़ा सरल हो गया है। देश के कई क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं जहां पे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां अवैध रूप से काम कर रही हैं, चाहे वे पिस्तौल हों, बंदूक हों, चाकू हों, आदि आदि। और सरकार को भी कई जगह मालूम है कि यहाँ पे अवैध हथियार बनते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जब तक कुछ बड़ी हिंसा ना हो सरकार की आंख नहीं खुलती। और इस प्रकार अवैध शस्त्रों का निर्माण बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए अवैध शस्त्रों के निर्माण के कारण इनकी उपलब्धता बड़ी सरल हो गई है। सरल उपलब्धता के कारण अब बेरोजगार युवक के लिए, शोषित युवक के लिए अन्याय की पीड़ा झेल रहे युवक के लिए अपनी जेब में हथियार रखना सरल हो गया है, एक हथियार खरीदना सरल हो गया है। तो अवैध शस्त्र निर्माण अगला कारण है आतंकवाद का। छठवां कारण बढ़ते आतंकवाद का है कि आतंकवादियों को कुछ लोग प्रश्रय देते हैं, चाहे वे विवशतावश हो, चाहे राजनीतिकरण हो। वर्तमान में एक शब्द बहुत चला है, पॉलिटिसाइजेशन। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दोनों शब्द देखिए, अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीतियों का अपराधीकरण। अर्थात राजनीतिज्ञ, अपराधी और प्रशासन, इनके बीच में जो एक गठबंधन बना है वह बड़ा खतरनाक है, और उसने आतंकियों को प्रश्रय दिया है। राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ और राजनीतिक लाभ के लिए अपराधियों को, आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, ये जग जाहिर है, और इसकी दुर्भाग्य से कोई तोड़ नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा, भारतीय संविधान व्यवस्था द्वारा भरसक प्रयास किए गए कि अपराधियों पर लगाम लगे, उन अपराधियों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जाने पर लगाम लगे, लेकिन कई कारणों से कानूनी दांव-पेच के खेल में वो संभव नहीं हो पाया। कुछ कमी तो जरूर आई है, लेकिन अपराधी और राजनीतिज्ञों के बीच के गहरे संबंध अभी भी बेलगाम बने हुए हैं। उनके द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रश्रय दिया जाना इन आतंकियों को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। सातवां जो कारण है वह है सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। क्या मायने हैं? आतंकवाद का कारण सरकार के द्वारा किसी जाति का, किसी क्षेत्र का, किसी वर्ग की उपेक्षा करना है, और जब उपेक्षित
कोई महसूस करता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है अपनी बात को मनाने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इन उपेक्षित वर्गों की समस्याओं का समाधान करे, सुने और समुचित विकास का प्रयास करे। जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवादी समस्या है उसकी जड़ में संभवतः ये भावना है कि वहाँ के लोगों को लगता है कि सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है और इसीलिए वहाँ के लोगों ने हथियार उठाए और एक गतिविधि, एक जो वहाँ पे हिंसात्मक जो गतिविधि चल रही है जिसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं, उसके पीछे संभवतः इन विभिन्न कारणों में एक कारण ये भी है कि उपेक्षा। समुचित विकास के लिए वहाँ कोई प्रयास नहीं किए जाते और इसलिए सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति भी आतंकवाद को कुछ हद तक जन्म देने का कारण बनती है। 8वां कारण है कि आतंकवाद के पीछे 8वां कारण है विशेष पहचान बनाने की चेष्टा। कुछ संगठन, कुछ धार्मिक समूह, कुछ जातियां अपने लिए कई बार अलग राज्य की मांग करने लगती हैं, अलग सुविधाओं की मांग करने लगती हैं और अपनी विशिष्टता को अलग दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। अर्थात आतंकवाद का भी सहारा लेने में वे नहीं हिचकती यदि उससे उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये उन्हें विशेष पहचान दिला सकती है। तो विशेष पहचान की लालसा भी आतंकवाद का कारण है। 9वां कारण आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन या आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसके पीछे मूल में आर्थिक तंगी रहती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि यदि हम भारत की चर्चा करें कि बहुत आर्थिक असंतुलन है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं आर्थिक दृष्टि से, वहीं कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हैं। महाराष्ट्र भारत के आर्थिक दृष्टि से सबसे सक्षम राज्यों में है। उसी की सीमा से थोड़ा दूर उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा राज्य है। भुखमरी से सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या उड़ीसा के उस जिले की है जिसे हम कालाहांडी कहते हैं, या कम से कम कुछ वर्षों पूर्व तक तो कालाहांडी का यही हाल था। बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, यहाँ की जो जनजाति के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 राज्यों का हम यदि आर्थिक विकास का ग्राफ देखें तो पाएंगे ये बड़े पिछड़े हुए हैं। और ये राज्य वास्तव में इनके लिए एक शब्द भी यूज किया गया है, बीमारू राज्य, BIMARU, जिसमें BI बिहार के लिए, MA मध्य प्रदेश के लिए, R राजस्थान के लिए और U उत्तर प्रदेश के लिए और उसके साथ उड़ीसा। इन राज्यों को बीमारू राज्य कह के ये स्पष्ट करने का प्रयास है कुछ विद्वानों द्वारा कि यहाँ पे आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। महाराष्ट्र संपन्न राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा विदर्भ क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। असम भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार और सबसे पुराना भंडार असम में है। पेट्रोलियम के भंडार को लेकर मिडिल ईस्ट एशिया के राष्ट्र बहुत अमीर बन चुके हैं उसका एक्सपोर्ट करके, लेकिन भारत में आसाम की स्थिति कमोबेश उतनी ही बनी हुई है, वैसी ही बनी हुई जैसे आज से 50 वर्ष पूर्व, अविकसित। इस पेट्रोलियम से आने वाली संपदा का लाभ
जनता को नहीं मिल पाता। यदि इन क्षेत्रों में आतंकवाद पनपता है तो इसके लिए हम उस व्यवस्था को दोषी देंगे जो इन प्राकृतिक संसाधनों के फायदे जनता तक पहुंचाने में असफल है। अंतिम कारण, आतंकवाद के मूलभूत कारणों में जाएं तो अंतिम कारण होगा आतंकवादियों को विदेशी सहायता। और भारत के संबंध में ये एक बहुत बड़ा कारण है। आतंकवाद के मामले में जहां कुछ गतिविधियां, अंदरूनी गतिविधियां चिंता की विषय हैं, जिसमें नक्सल गतिविधि बस्तर में जो अब उतार पर है, उसके अलावा आसाम में किसी समय में अल्फा संगठन द्वारा आतंकवादी गतिविधियां की गई, नागालैंड, मिजोरम में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, तेलंगाना में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई। अब ये सब उतार पर हैं, पर दुर्भाग्य से विदेशी सहायता से की मदद से आतंकवाद हमारी उत्तर सीमा पर बढ़ता जा रहा है। आतंकवादियों को विदेशी सहायता देना एक सामान्य प्रक्रिया विश्व में हो चली है। विश्व के अधिकतर देश जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। पर दुर्भाग्य से एक दूसरे की सहायता करने के बदले इसमें से कई देश आतंकवादियों को सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, शस्त्र सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, शरण दे रहे हैं, आदि आदि। और ये सब के पीछे कारण क्या होता है? क्यों विदेशी सरकारें आतंकवादियों को किसी क्षेत्र में बढ़ावा देती हैं? उसके पीछे उद्देश्य होता है इन सरकारों का अन्य देश के अंदरूनी मामले में दखल देने में सफल होना। अंदरूनी मामले में दखल देने की काबिलियत हासिल करने के लिए ये लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें एक तरीके से प्रोत्साहित भी करते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में इसी तरह का आतंकवाद अभी पनप रहा है। आतंकवाद के बहुत सारे उदाहरण हैं। विमान अपहरण का मैंने जिक्र किया ही। भीड़ भरी जगहों पे जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाज़ार, अन्य जगहों पर बम लगाना और उड़ाना, ये भी बहुत देशों में सुना जाता है, देखा जाता है। फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ। 2001 सितंबर आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया और इस घटना के बाद जो है उसके बाद आतंकवाद पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाने लगा। ऐसा नहीं है कि 9/11 के पहले, यानी सितंबर के पहले आतंकवादी गतिविधियां कम थीं या उसके बाद बढ़ी हैं, ऐसा नहीं। लोगों का ध्यान आतंकवाद की समस्या पर तब गया जब अमेरिका जैसा अति सुरक्षित राष्ट्र भी आतंकवाद की चपेट में आ गया और 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे विशालकाय भवन पर हमला करते हैं। बहरहाल आतंकवाद कोई नई घटना नहीं। पुराने समय में आतंकवाद की घटनाएं मध्य पूर्व में हुई, यूरोप में हुई, लैटिन अमेरिका में हुई, दक्षिण एशिया में हुई। लेकिन आज की यदि बात करें तो आतंकवाद अब एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। शायद ही कोई सा परिचित देश, सक्षम देश बचा हो जहां पर आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई हो। ये जानने के बाद कि आतंकवादियों के उद्भव के क्या कारण हैं या आतंकवाद क्यों जन्म लेता है, अगले बिंदु पर हम आते हैं। वह है आतंकियों को नियंत्रित करने के उपाय। क्या किया जाए जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हो? क्या सुरक्षा स्वयं में एक पर्याप्त उपाय है? आतंकवादी गतिविधि, जैसे मैंने पूर्व में कहा, वह अनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में कैसे, ऐसा क्या किया जाए जिससे आतंकवाद
को रोका जा सके, उसके विस्तार को ठहराव दिया जा सके। तो आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपायों की यदि बात करें तो भारत के संदर्भ में खासकर तो सबसे बड़ी चुनौती जो भारत के सामने है वह है इसका लोकतंत्र। जैसा मैंने पूर्व में कहा, आतंकवाद जो है यदि सफल होता है तो जनता की नज़र में सरकार से विश्वास हटता है, अर्थात जनता सोचने लगती है ये सरकार आतंकवाद को रोकने में असफल है और इसलिए फिर वो चुनाव में दूसरी सरकार को बुलाती है। भले ही तत्कालीन सरकार जिसने आतंकवाद की घटना को झेला है वह अन्य क्षेत्रों में सक्षम क्यों न रही हो, सफल क्यों न रही हो, जनता का विश्वास टूटता है, सरकारें बदलती हैं और अस्थिरता आ जाती है। ये अस्थिरता की स्थिति एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जनता ये कहने लगती है कि चाहे ये सरकार लाओ या वो सरकार लाओ, चाहे इसे वोट दो या उसे वोट दो, सभी सरकारें मूलभूत समस्या को आतंकवाद की रोकने में असफल हैं। तो वे लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करना बंद कर देती है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। और यदि इनकी बात करें तो पहला प्रयास जिसे कह सकते हैं कानूनी और न्याय व्यवस्था में सुधार, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में आतंकियों को पैदा करने का एक मुख्य कारण रहा है। कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार, जो कानून व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी, CRPC 1850-60 का बना हुआ कानून, 1882 के बने हुए कानून, उसके बल पर आज भी भारत में शासन चल रहा है, न्यायपालिका चल रही है। तो ये पुराने कानूनों को, पुरानी कानूनी व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को बदलने की सख्त ज़रूरत है, बदलाव की सख्त ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं होगा तो अन्याय के नाम पर आतंकी लोग बढ़ते जाएंगे। दूसरा कारण, पुलिस और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार देने की जरूरत। एक और हमको उस युवा वर्ग की मानसिकता पर प्रहार करना है जो बेरोजगारी के कारण, शोषण के कारण या न्याय व्यवस्था के कारण आतंकवाद का रास्ता अख्तियार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें अपने बल को आधुनिक हथियारों से लैस भी करना, क्योंकि हम कितने भी ये सब प्रयास करें, ऐसे कुछ न कुछ ऐसे तत्व सामने आ ही जाते हैं जो आतंकी बनते हैं और फिर बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो सरकार को सजग रहने के लिए या एक सजग सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसका बल जो है, उसकी जो फौज है, चाहे पुलिस बल हो या सुरक्षा बल हो, वह आधुनिक से आधुनिक हथियारों से लैस हो। आज जहां रिजर्व पुलिस बल के जवान और सुरक्षा बलों के जवान पुरानी राइफलों से युक्त हैं, वहीं आतंकवादियों के पास AK-47 है। कहाँ सुरक्षा बल की फौज जहां 5 गोलियां मार पाती है एक समय में, वहीं आतंकी एक साथ कई 100 गोलियां फायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि आतंकवाद पर नियंत्रण किया जा सके? इसलिए यहाँ सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस किए जाने की बड़ी सख्त जरूरत है और इसलिए सरकार को इसके लिए सार्थक प्रयास करना होगा। अमेरिका में एक और सुरक्षा पर तो बहुत भारी खर्च हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शांति से जुड़े मामले में बहुत कम खर्च किया जा रहा है। अमेरिका जैसे देश का यदि वो हाल है जहां GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियार बंद होने के लिए व्यय किया जा रहा है और उसके विपरीत शांति के प्रयासों में बहुत कम व्यय, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में खतरे तो होंगे ही। सुरक्षा
पारंपरिक सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से विभिन्न देश हथियार बंद हो रहे हैं, लाम बंद हो रहे हैं, उसमें भारत भी एक है। भारत की भी स्थिति अमेरिका जैसी है, जहाँ पे सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत भारी खर्च हो रहा है और अन्य विकास के प्रयासों में तुलनात्मक दृष्टि से खर्च कम है। ये कार्टून इस बात को इंगित करता है। इस कार्टून को ज़रा पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण में हम किस ओर, किस दिशा में कितना बढ़ रहे हैं।